बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक एडिटोरियल विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन डॉन विद द नेम WHO's एडवाइस। 11 जून 2020 को ये पब्लिश हुआ है। एडिटोरियल से रिलेटेड जो वोकैबलरी है वो हम पहले शेयर कर चुके हैं एक अलग वीडियो में, और अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ सिचुएशन और चीज़ें बहुत एविडेंट थी, नज़र आ रही थी कि क्या होने वाला है, और उसके बावजूद उसका जिस तरह से उन चीज़ों का नोटिस लिया जाना चाहिए वो नहीं लिया गया, और प्रॉपर मेजर्स जो लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए गए। अब अगर हम देखें तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट किस तरीके से किया गया है। द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल फ्रॉम द स्टार्ट। ऐसे राइटिंग के हवाले से हमारे लिए ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना बहुत हेल्पफुल होगा कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग किस तरह से स्टार्ट किया गया है। अब अगर हम सिर्फ इस एडिटोरियल को ही देख लें और इसका स्टार्ट देख लें, जैसे हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है ये बहुत डिटेल से ऐसे राइटिंग के लिए कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है, स्पेसिफिक टू जनरल वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी तरह से यहाँ स्टार्ट लिया गया है एक जनरल लाइन लिखकर, द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल फ्रॉम द स्टार्ट, ओनली द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू सी इट। और आगे फिर जो मेन बात है वो कह दी गई है, द WHO's लेटर to the provinces expressing concerns over the steep spike in COVID-19 infections across the country owing to easing the lockdown without effective disease transmission control or surveillance system has only confirmed our worst fears. जब हमने ऐसे राइटिंग को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि जब हम ऐसे लिखेंगे तो उसमें आउटलाइन किस तरह से लिखेंगे और जो थीसिस स्टेटमेंट है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर पूरा ऐसे उसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। वो ये थी कि पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम उसके कॉजेज़ के बारे में बताएंगे, और थर्डली हम उसके सॉल्यूशंस दे देंगे। तो हम इस एडिटोरियल को भी इस तरह से ही देखते हैं कि इसमें राइटर ने किस तरह से लिखा हुआ है। पहले प्रॉब्लम की बात की है, उसके बाद उसके कॉजेज़ बताए होंगे, और उसके बाद लास्ट में उसकी रेमेडीज़ बताई हैं। तो ये एक तरह से ये जो लाइन है ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस आ गया, ये सेंट्रल आइडिया आ गया कि इस एडिटोरियल में इस बात को डिस्कस किया गया है। अब बात क्या है कि WHO ने लेटर लिखा है प्रोविंसेस के लिए और कंसर्न्स जाहिर किए हैं कि स्टीप स्पाइक इन COVID-19 इन्फेक्शंस अक्रॉस द कंट्री। स्टीप स्पाइक यानी कि शार्प इंक्रीज़। स्पाइक किस तरह से होती है? नोकीली होती है, ऊपर की तरफ खड़ी हुई, जैसे स्पाइक्स वाला हेयर स्टाइल होता है उसमें ऊपर की तरफ बाल खड़े होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो अब केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं कोरोना वायरस के, वो स्टीप स्पाइक की फॉर्म में हैं, यानी कि बहुत शार्प तेज़ी से इंक्रीज़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हम चाहते थे टू फ्लैटन द कर्व, कि वो कर्व जितनी नीचे रहेगी। टू फ्लैटन द कर्व के कॉन्सेप्ट को हमने इससे पहले एक एडिटोरियल में डिस्कस किया है, आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं कि उस वक्त हमने ये बात की थी कि लॉकडाउन करना ज़रूरी है और क्वारंटीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना ज़रूरी है, और अगर हम ये सारे मेजर्स प्रॉपरली ना कर सके तो वी कैन नॉट अचीव ए फ्लैटन कर्व। तो अब यही हुआ है कि WHO ने लेटर लिखा है और कहा है कि COVID-19 के केसेस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं? ईजिंग द लॉकडाउन विदाउट इफ़ेक्टिव डिजीज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल और सर्वेलेंस सिस्टम। दो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। एक तो ये कि लॉकडाउन को ईज़ कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन में नरमी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। यहाँ पर लोगों को यही लगता है कि अगर लॉकडाउन हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है तो इसका ये मतलब है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन क्यों ईज़ किया जाता है? पहली बात, लॉकडाउन किया क्यों गया? इसलिए ताकि लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, क्योंकि लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी तो वायरस के फैलने के चांसेस कम होंगे। जब वायरस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कहीं फैलने के लिए तो वो किल हो जाएगा, और इस तरह कम लोग इन्फेक्ट होंगे। जैसे हमने इससे पहले कुछ वीडियोस इस बात पर भी की थी जिसमें ये बताया गया था कि प्लास्टिक के ऊपर ये 4 दिन के लिए ज़िंदा रहता है, इसी तरह गत्ते के ऊपर 24 आवर्स है वायरस की लाइफ। तो इसी तरह डिफरेंट जो सर्फेसेस हैं उनके ऊपर वेरिंग इसकी लाइफ स्पैन है। तो अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो या लोगों तक पहुँचे और वहाँ पे रेप्लिकेट हो, तो वो किस तरह से आगे फैल सकता है। तो लॉकडाउन का मतलब या मकसद ये है कि वायरस को कंटेन करना है। जब हम इस रीज़न के साथ लॉकडाउन करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें लॉकडाउन उस वक्त तक रखना है
जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। टारगेट क्या है? टू फ्लैटन द कर्व। कोरोना वायरस को कंटेन करना है टारगेट। टारगेट ये है कि हमारे पास क्योंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए हम ये चाहेंगे ही नहीं कि लोग बीमार हों और वो अस्पतालों तक पहुँचें। अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि वायरस का फैलाव कम हो चुका है या रुक चुका है। जैसे कि ईरान में उस वक्त लॉकडाउन में कमी की गई जब वहाँ पर वायरस का फैलाव कम हो गया, वहाँ पर केसेस कम हो गए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? नाउ ईरान में एक सेकेंड वेव आ गई है। क्यों? क्योंकि ईद की छुट्टियों में लोगों ने ट्रैवल किया और मेजॉरिटी जो अब पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने उन छुट्टियों में ट्रैवल किया जब लॉकडाउन में नरमी थी। और वहाँ की हुकूमत अब ये कह रही है कि अगर लोग उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम दोबारा से लॉकडाउन कर देंगे। बट द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन इज़ दैट पाकिस्तान में तो केसेस फॉल हुए ही नहीं। पाकिस्तान में तो केसेस इंक्रीज़ ही हो रहे थे जब लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। फिर विदाउट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल और सर्विलेंस सिस्टम। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि लॉकडाउन में नरमी की गई। एक, विदाउट इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल, यानी कि डिज़ीज़ को फैलने से रोकने के लिए जो भी मेजर्स थे, जो भी मैकेनिज़म्स थे, उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया, उनको सेटअप नहीं किया गया। वो क्या मैकेनिज़म्स हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि हम टेस्टिंग को ज़्यादा कर दें और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जो SOPs हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी क्लोज़ मॉनिटरिंग हो। और बाकी चीज़ें हम आगे जाके इस एडिटोरियल में देखते हैं कि क्या बताया है कि क्या और इफ़ेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो की गई है वो है सर्विलेंस सिस्टम की। सर्विलेंस सिस्टम क्या है? दैट यू कीप ऑन चेकिंग कि अगर कोई पेशेंट ठीक हो गया है या कोई पेशेंट डिटेक्ट हुआ है किसी इस डिज़ीज़ से, तो उसके इर्द गिर्द कौन से लोग थे और उससे मुलाकात करने वाले कौन से लोग थे, क्या उनका पॉजिटिव तो नहीं है कोरोना टेस्ट, उनकी टेस्टिंग की जाए। उसके बाद अगर वो पेशेंट सेहतमंद हो गया है तो वो फीडबैक, यानी कि एक पूरा फॉलोअप का मैकेनिज़्म हो, एक क्लोज सर्विलेंस सिस्टम हो, मॉनिटरिंग हो, ऑब्जर्वेशन हो, जहाँ पर लोगों पे नज़र रखी जाए वेदर दे आर फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। क्या जो गवर्नमेंट की जानिब से टाइमिंग्स बताई गई हैं कि इस टाइम के ऊपर शॉप्स ओपन होंगी, इस टाइम पे क्लोज़ होंगी, वो फॉलो हो रही हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को लोग समझ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इससे रिज़ल्ट क्या हुआ है कि वायरस फैलता गया है। द गवर्नमेंट हैड अर्ड यानी मिस्टेक की है। द गवर्नमेंट हैड अर्ड इन लिफ्टिंग restrictions and opening up economy after 2 months of closure. Its action have caused infection to spike and overwhelm the country's already overstressed public health infrastructure. अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने गलती की लॉकडाउन को खोलकर, लॉकडाउन में नरमी करके, कि हमारी इकॉनमी उससे हर्ट हो रही है और जो गरीब आवाम है वो कहाँ से खाएगी। तो द थिंग इज़ कि आवाम जब सेहतमंद होगी तो ही वो अपना घर भी चला सकती है, तो भी वो मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकती है। बीमार आवाम ना तो घर चलाने के काबिल होगी और ना ही मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में कोई मदद दे सकती है। हेल्थ में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ रादर देन इन्वेस्टिंग इन इलनेस। और ऑलरेडी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में कमी है, बेड्स की कमी है। इसके अलावा ये चीज़ हमें पता है कि हमारे पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स, उतनी सहूलियात, वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं कि इन केसेस ज़्यादा हो गए तो उनको किस तरह से कोप किया जाएगा। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इन सब बातों को हम सुनते आए हैं। एक सेहतमंद शख्स ही इस काबिल हो सकता है कि वो अपने कुंबे की ज़रूरियात पूरी करे। अगर वो शख्स एक दिन बाहर निकलने के बाद कमाने की गर्ज से अगर वो निकला है और वो बीमार हो जाता है और उसके बाद उसके बीमार होने से उसके बाकी सब घर वाले बीमार हो जाते हैं
और फिर जहाँ पे आपके पास वसाइल भी ना हो, जहाँ पे इतनी सहूलियात ही मौजूद ना हो कि पेशेंट को एकोमोडेट किया जा सके, वहाँ हमें कुछ और तरीक़ों के बारे में सोचना होगा। इकॉनमी चलाने के लिए अल्टरनेटिव वेज़ को एक्सप्लोर करना होगा। जैसे अगर एक दर्जी है मिसाल के तौर पर, तो बिलाशुबा उसको अपना घर चलाने के लिए ज़रूरत होगी पैसों की, और वो कैसे आएंगे जब वो कपड़े सिएगा। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी फ़ास्ट हो चुकी है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने चीज़ों को ऑनलाइन कर सकें। फ़ोन हर एक के पास है, वो ऑनलाइन भी ऑर्डर ले सकता है, वो किसी के घर जाके भी मटेरियल कलेक्ट करके उनको वहाँ पर डिलीवर कर सकता है। तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव वेज़ के बारे में सोचने की और उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, रादर देन लिफ्टिंग द लॉकडाउन ऑल एट वंस। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ना तो हमने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को कैसे फ़ॉलो करना है। आवाम को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत अगर कोई कदम उठा रही है, कोई मुश्किल कदम उठा रही है, तो वो आवाम की बेहतरी के लिए है और वो उसको समझें और उसका साथ दें। जैसे कि हमारे सामने न्यूज़ीलैंड की मिसाल है रीसेंट, जहाँ पे अब ज़ीरो हो गए हैं कोरोना के केसेस। कैसे हुए हैं कि उन्होंने लॉकडाउन किया और उन्होंने फ़्लाइट्स अपनी बंद कर दी, बॉर्डर्स को क्लोज़ कर दिया। उसके अलावा उन्होंने अपनी आवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखा, उनको फ़ॉल्स होप्स नहीं दी, और उनको ये बताया कि हम अगर अभी लॉकडाउन कर रहे हैं तो ऑल एट वंस आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। और फिर ये कि वहाँ की पब्लिक ने उन चीज़ों को समझा और अपने लीडर्स की बात मानी। इसमें एक तो उनकी एजुकेशन अवेयरनेस का रोल भी है, और दूसरा उनका अपने लीडर्स के ऊपर एतमाद का भी बहुत ज़्यादा किरदार है। कोई भी लीडर, चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह हो, चाहे किसी इदारे का सरबराह हो, चाहे कोई टीचर हो, या चाहे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, जब भी कोई लीडिंग पोजीशन में होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि वो एक शख्स है और उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अगर वो डगमगाएगा तो जो पीछे उसके फॉलोअर्स होंगे या उसकी जो आवाम होगी वो क्या करेगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपको मैथ्स नहीं आता, आपको नहीं पसंद, और आपके कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर नहीं हैं, और आपको ये ज़िम्मेदारी दे दी जाए कि आपने वो किसी और को पढ़ाना है, तो आप कभी भी उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। आप क्योंकि ख़ुद कंफ्यूज्ड हैं, आपको ख़ुद क्लैरिटी नहीं है, तो आप जो दूसरा शख्स है जिसको आप पढ़ा रहे होंगे उसको भी सही मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। दिस इज़ द सेम, अगर कोई लीडर क्लैरिटी नहीं रखता अपने एक्शंस में, अपने वर्ड्स में, अपनी थॉट्स में, कि उसको क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, उसके क्या नताइज होंगे, तो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसकी आवाम को फेस करने पड़ेंगे। ना सिर्फ उस लीडर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बल्कि जो उसके फॉलोअर्स होंगे वो भी सफ़र करेंगे। किसी भी सोसाइटी के अंदर फैमिली एक यूनिट होती है, घर एक माशरे का एक यूनिट है। एक घर सेहतमंद होगा तो पूरा माशरा सेहतमंद होगा, और हम कभी भी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। अब देखें यहाँ पे आगे उन्होंने रीजंस बता दिए हैं कि कुछ तो लोग ये कह रहे थे कि ये एक एलीट का प्लान है लॉकडाउन करना, और दूसरी बात ये कि द लॉकडाउन वाज लिफ्टेड ऑन द प्ली दैट पाकिस्तान कुड इल अफोर्ड a longer closure as the shuttered economy would kill more poor people than would COVID-19 infections. अगर आवाम सेहतमंद होगी तो वो मईशत को दोबारा से सहारा दे सकती है, मईशत को दोबारा से उठा लेगी। जब लोग रहेंगे तो ही वो मईशत को चलाएंगे। फिर उसके बाद क्या रीज़न बताइए। कंसेंसस वाज मिसिंग इन द सेंटर एज द सेंटर berated Sindh for pursuing stricter measures and encouraged businesses to demand the removal of restrictions. कि एक ये था कि सेंटर में और प्रोविंसेस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। 18th अमेंडमेंट वाला जो एडिटोरियल था उसमें हमने ये बात की थी कि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है सेंटर और प्रोविंसेस में कॉन्फ्लिक्ट का, कि सेंटर अपने आप को वीक समझता है, और ख़ास तौर पर उस सिचुएशन में जब किसी सूबे में वो हुकूमत ना हो, वो उस पार्टी की रूलिंग ना हो जो सेंटर में रूल कर रही हो, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो दिस वाज द केस विद सिंध। इट वाज आल्सो ट्रबलिंग टू नोट दैट द सुपीरियर जुडिशरीज व्यू
दैट कोविड-19 अपेरेंटली इज़ नॉट अ पेंडेमिक इन पाकिस्तान। फिर ये कि जब जुडिशरी ये बात कह रही है कि अपेरेंटली ये पाकिस्तान में पेंडेमिक नहीं है, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि लोग उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उनके ऊपर यकीन करेंगे। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, कुछ कॉजेज़ हैं जो डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि पहले हमने देखा कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसके बाद उसकी रीज़न्स, एंड नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स सॉल्यूशंस। कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स देने के बाद, जिनमें ये कि अब पाकिस्तान में कितने अफेक्टेड हो गए हैं पेशेंट्स, पाकिस्तान का रैंक कौन सा है, उसके बाद ये कहा गया है द डिजीज़ हैज़ स्प्रेड टू द एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री एंड हॉस्पिटल्स आर रिपोर्टेडली टर्निंग अवे पेशेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव इनफ बेड्स। हॉस्पिटल्स के पास स्पेस ख़त्म होती जा रही है और डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है। Yet, despite the grim situation, the government continues to and send out confusing messages to the public. This is the thing कि लीडर, जो जितने भी लीडर्स हों किसी भी जगह के, किसी भी लेवल पर, उनको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उनके एक्शंस में, उनकी थॉट्स में, किसी भी मसले के बारे में उनका ओपिनियन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंफ्यूज्ड एक्शंस से आवाम सफ़र करती है। जैसे न्यूज़ीलैंड की अगेन मिसाल कि वहाँ की लीडरशिप ने बहुत टाइमली डिसीजंस लिए और डिटर्मिनेशन के साथ उन डिसीजंस के ऊपर स्टिक रहे, और उसके बाद रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने 0 कोरोना वायरस केसेस अचीव किया लेवल। आगे एक ग्रिम फैक्ट के विद पॉलिटिशियंस ऑफन सीन विदाउट ए मास्क एंड नॉट ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस। अवाम ने किसको फॉलो करना है? एलीट्स को, लीडर्स को, रूलर्स को, अपने रोल मॉडल्स को। अब जब वो उन लोगों को देख रहे हैं, प्रीच ये किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस किया जाए, लेकिन अगर आपको टीवी पर कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नज़र आ रही, इवन दो आप देखिए कि मास्क किस तरह से पहने हुए हैं, नाक से नीचे मास्क, चिन स्ट्रैप मास्क, और कुछ लोगों ने मास्क को एयरिंग बनाकर लटकाया हुआ है। दिस इज़ नॉट द वे टू वेयर मास्क। मास्क पहनने का मकसद ही फौत हो जाता है। मास्क का पर्पस क्या है? ताकि आपकी नोज़ और आपका मुंह, माउथ कवर रहे, कोई एक्सटर्नल फॉरेनर पार्टिकल एंटर ना हो सके। ये पिक्चर्स आपने देखी हैं कि किस तरह से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मास्क पहन रहे हैं या मास्क नहीं पहन रहे। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हम क्या आवाम से ये एक्सपेक्ट करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे और वो सही SOPs और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे? ना तो आवाम के पास एजुकेशन है, ना अवेयरनेस है इन चीज़ों की। जब लीडर्स ऐसे कर रहे होंगे तो उनके फॉलोअर्स किस तरह से करेंगे? कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो प्रैक्टिकली अप्लाई होनी चाहिए जो वो चीज़ें जो प्रीच की जा रही हैं, हमें ख़ुद प्रैक्टिस करनी चाहिए वो चीज़ें, तभी हमें देखने वाले उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। हम ये जानते हैं दैट कोरोना वायरस इज़ लीदल। तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? WHO ने क्या कहा है कि हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग, टेस्टिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग एवरी केस एंड ट्रेसिंग एवरी कॉन्टैक्ट। यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि वो हर शख्स, अगर किसी को कोरोना वायरस है तो उसके कॉन्टैक्ट्स को रीच करें, उनको अप्रोच करें और उनको वो जिन जिन लोगों से मिले हैं उनके भी टेस्ट किए जाएं। इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट हाई पॉजिटिविटी रेट ऑफ 24% which is above the required level of 5% underlines the seriousness of situation and the poor efforts of government in this regard. और उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं? ये है कि स्ट्रेंथनिंग द सर्विलेंस सिस्टम, मॉनिटरिंग को बेहतर बनाया जाए, आइडेंटिफिकेशन को, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, आइसोलेशन की जाए पेशेंट की, केयर फॉर द इल इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन एंड फॉलो अप ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड क्वारंटीनिंग। यानी कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको भी फॉलो किया जाए, और अगर कोई बीमार हो गया है तो उसकी प्रॉपर केयर की जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आएगा? इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, एंड लास्टली इट हैज़ रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ 2 weeks ऑन 2 weeks ऑफ लॉकडाउन टू कंटेन द वायरस ट्रांसमिशन। यानी कि अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते तो 2 वीक का लॉकडाउन करें, 2 वीक नरमी कर दें लॉकडाउन में,
ताकि कंटेन हो सके वायरस का स्प्रेड, थोड़ा कम हो सके उसका स्प्रेड जो अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है। द गवर्नमेंट डिसरिगार्डेड एक्सपर्ट एडवाइस व्हेन डॉक्टर्स कॉल्ड फॉर बैनिंग कॉन्ग्रीगेशन एंड इंश्योरिंग द स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस टू हॉल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जब डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है और हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, उनकी जो एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस थी उनको किसी ने वैल्यू नहीं किया। और अगर टाइमली मेजर्स ले लिए जाते तो शायद जो आज सिचुएशन है वो ना होती है। देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज़, या तो कोरोना वायरस में कोई म्यूटेशन हो जाए और वो वायरस ख़त्म हो जाए, और ये अल्लाह ताला ही कर सकता है। और नंबर टू, इसकी कोई वैक्सीन आ जाए। अनलेस एंड अनटिल इन दोनों में से कुछ नहीं होता, दिस वुड बी ए न्यू लाइफस्टाइल। ये एक न्यू नॉर्मल है। आपने इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्ज़र्व करना है, मास्क पहनना है, एसओपीज़ को फॉलो करना है, एहतियाती तदाबीर को अपनाना है और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वायरस से बचा जा सके, ताकि कोई फॉरेन इन्वेडर अगर आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो आपकी बॉडी इस काबिल हो कि वो उसको डिफ़ीट कर सके। और हमें उन ममालिक से सबक हासिल करना चाहिए जिन्होंने टाइमली इफ़ेक्टिव मेजर्स से वायरस को सक्सेसफुली कंटेन किया।